नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस बार जो नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन है वो दिया गया है स्वांते पाबो को। इनने एक नई टेक्निक डेवलप की है जिसके थ्रू जो रिसर्चर्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे मॉडर्न ह्यूमंस की और होमिनिन्स की, और फिर इन दोनों का जो डीएनए है उसको कंपेयर कर पाएंगे। होमिनिन्स में कौन आते हैं? होमिनिन्स में आते हैं निएंडरथल मैन, और फिर आते हैं डेनिसोवंस, और जो हम लोग हैं यानी मॉडर्न ह्यूमंस है जिन्हें होमो सैपियंस कहते हैं, ये भी इसी में आते हैं। इस टेक्निक का यूज करके जो निएंडरथल मैन थे उनके जीनोम्स का सीक्वेंसिंग भी किया गया है। ये निएंडरथल मैन है कौन, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो घबराने की बात नहीं है ये नाम सुन के। 2009 और 2010 में इनकी सीक्वेंसिंग की गई थी, और 2014 में इनने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था निएंडरथल मैन इन सर्च ऑफ लॉस्ट जीनोम। इससे पहले इनके फादर सूने बर्गस्ट्रॉम को भी नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया जा चुका है 1982 में। अब 2022 में इनको मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इस टॉपिक के बारे में, निएंडरथल मैन, डेनिसोवन, ये सब है क्या, प्लस इनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो किस चीज के लिए मिला है उसके बारे में और भी डिटेल में, प्लस के अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। बस एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो शख्स है स्वांते पैबो, ये 1955 में स्वीडन में पैदा हुए थे। अभी ये डायरेक्टर है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी लैप्जिंग के। इनने अपनी मेडिकल स्टडी कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ उपासला से, और फिर ये टीचिंग भी इन्वॉल्व हो गए। 1986 में इनको पीएचडी भी मिल गया, और उसके बाद इनने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च शुरू कर दी। इनने इनकी जो ये प्राइज विनिंग स्टडी थी इसकी शुरुआत की जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में, और फिर इनने न्यू टेक्निक की डेवलप की। इसका इस्तेमाल करके जो होमोनिन्स थे जिनका डीएनए अब तक टेक्निक से पहले नहीं पता लगाया जा सकता था, वो भी अब पता लगाया जा सकेगा। इनकी इस डेवलपमेंट के बाद एक नया साइंटिफिक डिसिप्लिन ही बना दिया गया पैलियोजेनोमिक नाम से, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ पैलियोजेनोमिक्स भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल करके अब जो होमोनिन्स थे यानी निएंडरथल मैन और फिर डेनिसोवंस, इनका जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाया जाएगा, और फिर उससे पता लगाया जा सकेगा कि क्या कारण थे कि हम लोग सरवाइव कर पाए और वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए। इनकी ये जो टेक्निक थी डीएनए को कंपेयर करने की, इसका यूज करके साइंटिस्ट ये पता लगा पाए कि जो निएंडरथल मैन थे और जो होमो सैपियंस यानी हम लोग हैं, ये आपस में डीएनए शेयर करते हैं, यानी ये आपस में मेट भी किए थे, इनके ऑफस्प्रिंग भी पैदा हुए थे। अब पहला सवाल यहाँ जो हम लोग के मन में आ रहा होगा वो ये कि निएंडरथल मैन और डेनिसोवंस ये है क्या। तो देखो, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है ये कई स्टेज से होके हुआ है। ये चीज तो हम लोग सब सुनते हैं कि ह्यूमन जो है वो एप से बने हैं, यानी हमारे जो पूर्वज होते थे वो बंदर हुआ करते थे, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेज में नहीं हुआ है। इवॉल्व होते होते आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है वो बना है। आज से जो 15 मिलियन ईयर्स अगो हमारे जो एंसेस्टर होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे, और इनको कहा जाता था ड्रायोपिथेकस। ये ज्यादातर एप्स की तरह दिखते थे। इनका जो फोरलिम्स होता था वो लंबा होता था इनके हिंडलिम्स से। के बाद जो नेक्स्ट स्टेज हुई वो हुई रामापिथिकस की। इसमें थोड़ा ह्यूमंस लाइक जो फीचर्स थे वो डेवलप होने लगे। इसके जो बॉडी पे हेयर होते थे वो कम होने लगे, लेकिन अभी भी ये एर्बोरियल ही थे, यानी रामापिथिकस अभी भी पेड़ों पे ही रहते थे और ड्रायोपिथिकस भी पेड़ पे रहते थे। कभी कभार ये कुछ सेकंडों के लिए दो पैरों पे खड़ा हो जाया करते थे। ज्यादातर ये दो पैर और दोनों हाथ का यूज करके ही चला करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हुई वो ऑस्ट्रोपिथिकस हुई। ये आज से 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। ये भी एर्बोरियल ही थे, लेकिन ये थोड़ी दूर चल सकते थे जमीन पे उतर के, दो पैरों पे चल के। को स्टोन का यूज करना आ गया था, और यहाँ से धीरे धीरे जो ये हमारे एंसेस्टर थे ये पेड़ वाली लाइफ छोड़ के जमीन पे आने लगे थे। इसी ग्रुप के एक ह्यूमन की हड्डियां मिली हैं जिसपे साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके वो कैसी दिखती थी उस समय उसका पता लगाने की कोशिश की गई है, और इस तरह की कुछ इमेज बनी है उसमें। इसको लूसी नाम दिया गया है। के बाद जो नेक्स्ट स्टेज हुई वो थी होमो हैबिलिस, और यहाँ से होमो वर्ड का यूज होना शुरू हुआ। पहले लोग थे जिनने स्टोन के टूल्स बनाना शुरू किया और उसका यूज करना शुरू किया। इससे पहले जो ऑस्ट्रोपिथिकस या फिर उससे पहले लोग थे ये स्टोन का यूज करते थे, लेकिन उसका जो आकार वो अपने आप से नहीं चेंज कर पाते थे, उसका टूल नहीं बनाते थे। और लेकिन ये जो होमो हैबिलिस थे इनने स्टोन का यूज करके टूल बनाना शुरू किया। के बाद आता है होमो इरेक्टस। ये वो लोग थे जो फाइनली दो पैरों पे चलना शुरू कर दिए थे। इन लोग ने फायर की डिस्कवरी की थी, और ये पहले लोग थे जिनने अफ्रीका छोड़ के बाकी कॉन्टिनेंट में गए।
है। इससे पहले जितने भी इवोल्यूशन हुई या फिर जितने भी कैटेगराइजेशन मैंने बताया, ये सब के ओरिजिन अफ्रीका में थी, लेकिन होमो इरेक्टस पहले होमिनिड थे जो अफ्रीका छोड़ के बाकी कॉन्टिनेंट में एंटर किए। याद रहे, ये पहले ग्रुप नहीं था बल्कि पहला होमिनिड ग्रुप था जो अफ्रीका छोड़ के बाकी कॉन्टिनेंट की ओर गया। अब होमो इरेक्टस जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए, तो जो लोग यूरोप में गए इनका इवोल्यूशन अलग हुआ, और जो लोग थोड़ा एशिया की ओर बढ़े इनका इवोल्यूशन अलग हुआ, और इसी ग्रुप के कुछ लोग अफ्रीका में ही रहे, इनका इवोल्यूशन अलग हुआ। तो यूरोप की ओर जो गए उनको कहा जाता है निएंडरथल मैन, वो इवॉल्व होकर निएंडरथल मैन बने, और जो एशिया की तरफ गए उनको कहा जाता है डेनिसोवंस, और जो लोग अफ्रीका में ही रह गए और वहां पर इवॉल्व किए अलग तरीके से, वो बने होमोसेपियंस या फिर मॉडर्न ह्यूमंस। यानी आज जो हम लोग हैं इनका भी इवोल्यूशन फाइनली अफ्रीका में ही हुआ है। तो आई थिंक आप लोग को निएंडरथल मैन और डेनिसोवन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, जब होमोसेपियंस भी अफ्रीका से निकले तो इनको निएंडरथल मैन मिले यूरोप में या फिर मिडल ईस्ट में, और इन लोग के बीच में क्लैशेस हुए। कहीं कहीं ऐसा भी बताया जाता है, और ये जो इनकी टेक्निक थी स्वयंता पैबो की, इससे भी ये चीज कंफर्म हो गई कि ये जो हो दोनों लोग थे, इन लोग ने आपस में मेटिंग भी की, यानी आपस में इनने अपने बच्चे भी पैदा किए। तो भी रीजन हो, जो डेनिसोवंस थे और निएंडरथल मैन थे ये बचे नहीं, और सिर्फ होमोसेपियंस आज के टाइम में सरवाइव कर रहे हैं। इनकी जो कंकाल थे निएंडरथल मैन और डेनिसोवंस, इनका इस्तेमाल करके अब हम लोग इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो इनके डीएनए है उसके बारे में पता लगाया जा सकेगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी टोटल, इससे हम लोग को काफी बेनिफिट मिलेगी इस लाइन में। इससे हम लोग जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है उसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे, बस इनके जीन में जो वीकनेस थी उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे, और भी बहुत कुछ इससे हम लोग को जानने को मिलेगा। तो वाकई में ये काफी रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है और काफी रिवॉल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन है इस लाइन में। ना थोड़ा बहुत जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो देखो, जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है सेल्स, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स बना होता है दो चीज से, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए को बाइंड करता है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो एक्स शेप में आप लोग को दिख रहा है ये है क्रोमोसोम्स का एक पेयर, और ऐसे टोटल 23 पेयर्स होते हैं एक न्यूक्लियस में। इस क्रोमोसोम्स को अगर आप खींच देंगे थोड़ा तो आपको दिखेगा दो स्ट्रिप टाइप का स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं हम लोग डीएनए। अगर हम लोग इस डीएनए को थोड़ा और स्प्रेड करें तो जो इस डीएनए का जो सिंगल यूनिट होता है उसको कहा जाता है जीन, और इस जीन का जो फर्दर यूनिट होता है वो को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनता है शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से। अगर हम लोग ये जो पहला दो वर्ड है शुगर और नाइट्रोजन बेस, इसको मिला दे तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट से। ना यहाँ जो नाइट्रोजन बेस होता है इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसको ATCG भी कहा जाता है। ए मतलब होता है एडेनाइन, टी मतलब होता है थायमाइन, और सी मतलब होता है साइटोसिन, जी मतलब होता है ग्वानाइन। यही 4 आपस में पेयर बनाते हैं, और उसी की वजह से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं जीन। इसमें भी जो ए है यानी एडेनाइन है, ये केवल टी के साथ कंबाइन करेगा, यानी थायमिन के साथ कंबाइन करेगा, और साइटोसाइन जो है वो ग्वानिन के साथ कंबाइन करेगा। तो इसी चीज का अगर हम लोग किसी तरीके से सीक्वेंसिंग जो है वो पता लगा ले कि कैसे ये पेयर बना है, तो उसके थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा चीज पता लगा सकते हैं ह्यूमन के ट्रेट्स के बारे में, उसकी बीमारी का कारण के बारे में, और फिर उसका इलाज भी कर सकते हैं CRISPR-Cas9 का यूज करके। ये एक टेक्निक है जीनोम एडिटिंग की, और इस टेक्निक के लिए भी नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया में काफी काम हो रहा है, और फ्यूचर में इस चीज का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है ह्यूमन रेस को। तो ये था गाइस पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।